2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। अनुपमा जी और मोहन सर, आप दोनों को ही पता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल इकोसिस्टम जो यूपी का है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले हमें पता था कि समाजवादी पार्टी को जो मुस्लिम माइनॉरिटी वोट है वो जाएगा, यादवों का वोट जाएगा। पर बिहार इलेक्शन में हमने एक जो एंट्री देखी थी AIMIM की, जहां पे ओवैसी साहब ने करीबन 6 सीट ले ली थी और कांग्रेस के जो मुस्लिम वोटर का जो पूरा एरिया था उसको काट दिया था। अब ऐसा सुर्खियों में आ रहा है कि अब वो यूपी इलेक्शन में भी लड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब जब वहां पे अगर लेट सपोज सपा के पास अगर 30% मुस्लिमों की आबादी आ रही है, तो उसमें से करीबन 10% का आंकड़ा लग रहा है कि ओवैसी साहब भी काट के लेके चले जाएंगे। पहला सवाल तो मेरे दिल में ये है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी भी इस टाइम फिर से प्रचलन में आ चुकी है, अपने एडवर्टीजमेंट्स करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो दलित वोटर्स उनके पास जाएंगे। पिछले इलेक्शन में अगर हम देखेंगे तो माइनॉरिटी में मैक्सिमम वोट सपा के पास गया था और मेजोरिटी के ज्यादातर वोट आपके योगी जी के पास गए थे। पर इस बार सबने एक दूसरे में वोट काटने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी का तो हम फिर भी मेजोरिटी हिंदुओं को साइड कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा समाजवादी पार्टी और बीएसपी का क्या हाल होने वाला है इस एक इलेक्शन में? कौन कौन वोट करेगा इन्हें, इस पे आपकी क्या राय है? अनुपमा जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए शिवी, 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव जिसमें सबकी नजर है, और सबसे खास बात है कि दिलचस्प उत्तर प्रदेश में सबकी इतनी है कि अभी से, मतलब अभी भी बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन 2027 में चुनाव होगा और सबका फोकस उस पर ज्यादा है क्योंकि बड़ा राज्य है, ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, तो जरूरी है कि ऐसे में अभी से तैयारियां की जाए। अब जैसे कि आपने बोला AIMIM की, बिहार हो या फिर महाराष्ट्र में BMC इलेक्शन हो, हमने देखा कि AIMIM ने वो चीजें करके दिखाई है। मतलब कि अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें या सीटों की बात करें, काम की तो बात को साइडलाइन कर दिया जाए फिलहाल, सीटों की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं AIMIM बाजी मारती हुई और चौंकाते हुए नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए और उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि हम हमेशा से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई राजनीति करता है मुस्लिम वोट बैंक के लिए तो वो सबसे ज्यादा है समाजवादी पार्टी और उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस बार, जैसे अखिलेश यादव ने खुद ऐलान कर दिया है कि भाई विधानसभा का जी। चुनाव दोनों ही पार्टियां गठबंधन के साथ में लड़ेगी। मायावती एकला चलोरो की नीति पर है, जिसमें मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई मैं किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करूंगी, छोटे दलों के बारे में सोच भी सकती हूँ। मतलब साफ है कि एक तरफ कांग्रेस और सपा और दूसरी तरफ मायावती, और बीजेपी तो है ही। अब बीजेपी को खतरा नहीं है किसी भी वोट बैंक से, बीजेपी का अपना वोट बैंक सेफ है और बीजेपी उसके लिए काम भी कर रही है, साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, तो अब इस बार AIMIM सबसे बड़ा तगड़ा झटका अगर देगी तो वो सपा को, यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को देगी। वो कैसे? क्योंकि 2022 में ऐसा हुआ था कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 100 कैंडिडेट उतारे थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों में, मतलब 100 सीटों पर। उस समय हुआ ये कि असदुद्दीन ओवैसी की एक भी सीट, मतलब वहां पर जीत हासिल नहीं मिली। लेकिन हुआ ये कि वहां पर जो वोट बैंक कटा है वो सबसे ज्यादा सपा का और कांग्रेस पार्टी का कटा है, जिसके बाद में सीधा सा फायदा किसे हुआ? बीजेपी को, बहुमत की सरकार। अब उसके बाद में अगर हम बात करें 2024 के विधानसभा चुनाव की, तो इस बीच में क्या हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव में अपने जो प्रत्याशी उन्हें खड़ा किया ही नहीं। मतलब साफ है कि हमें उसका रिजल्ट भी देखने को मिला, समाजवादी पार्टी सीधे 37 पर आ जाती है, कांग्रेस पार्टी सीधे 6 सीटों पर आ जाती है। तो मतलब फायदा हुआ। तो इससे एक चीज तो समझ सकते हैं कि आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव होने वाली है, और इसका तगड़ा झटका और जो वोट बैंक कटेगा वो सपा और कांग्रेस पार्टी का कटेगा। अब इस बीच में अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, मायावती इस बार काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है। हमने देखा कि उनकी सभा में किस तरीके से लाखों भीड़ इकट्ठा हो रही है, और उनके भतीजे को भी उन्होंने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जाओ और वहां पर जो कार्यकर्ता है, आम जनता है, उनसे कनेक्टिविटी बढ़ाओ, और उसके साथ ही जो दूसरे दल के दिग्गज नेता है उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करो। मतलब एक रणनीति के साथ में मायावती चल रही है। अब ऐसे में दिलचस्प ये इलेक्शन तो होने वाला है, लेकिन इस बीच में धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी लगातार लीड कर रही है। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए की सरकार,
ठीक है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। और उसकी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें एसआईआर के तहत ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिसके तहत उन्होंने सपोर्ट किया है कि भाई एसआईआर के तहत ये जो अवैध घुसपैठी है वो पूरे देश में फैल रहा है। अब उसके थ्रू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया, साफ तौर पर लोगों को कहा, जो नेतागण है उन्हें कहा कि भाई जाइए, और अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि यहाँ पर कोई जी। अवैध घुसपैठिया है तो उसकी जानकारी दीजिए, जिसके बाद में हम इस पर एक्शन लेंगे। तो वो साफ तौर पर दिख रहा है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां अभी से शुरू कर रही है। देखिए, एक तो दो एक चीजें हैं। एक तो एसआईआर की जो टेस्टिंग थी वो तो मुझे लग रहा है बिहार चुनाव में बखूबी हो गई। इसकी उत्पत्ति बिहार चुनाव से हुई थी, इसकी शुरुआत बिहार चुनाव से हुई थी। बिहार को तो लेबोरेटरी बनाया गया था ना एसआईआर के लिए। पूरे पार्टी ने बनाया, वहां पर आरजेडी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, इंडी दल के और जितने घटक थे उन्होंने बनाया। क्या हुआ? कितने लोगों ने एसआईआर से प्रभावित होकर एनडीए का दामन छोड़ दिया, नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और आरजेडी के पक्ष में आ गए। ये तमाम बातें हम बिहार चुनाव के दौरान भी कर चुके हैं। एसआईआर को लेकर, अल्पसंख्यक वोट बैंक्स को लेकर, नीति को लेकर कोई नतीजा नहीं आया। जब नतीजे सामने आए तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया भैया हम तो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा घोटाला हो गया, वोटर लिस्ट घोटाला हो गया, ईवीएम घोटाला हो गया, चुनाव आयोग भी गया। दूसरी तरफ आरजेडी ने कहा नहीं नहीं हम तो स्वीकार कर ले रहे हैं, तेजस्वी की सीट बच गई, दो चार 20-25 विधायक भी बच गए, वो वापस सदन में। पहले तो कहा हम बहिष्कार करेंगे, ठीक है, वो बहिष्कार कर नहीं सकते, बोले यार थोड़ी सी सियासत है, आकर दोबारा उन्होंने चुपचाप शपथ ले ली। तो ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे तीसरी बार की यहाँ पर सरकार रहेगी, 10 साल हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ सरकार को। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां पर देश का सबसे बड़ा सूबा है, 403 विधानसभा सीटें हैं, जो देश की तकदीर तय करता है सियासी भी और हर तरीके से, वहां की सरकार के खिलाफ आपके पास क्या मुद्दे हैं? विपक्ष चुनाव लड़ने जाएगा तो विपक्ष को एक खाका लेके जाना पड़ता है ना भाई। 10 साल एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है यूपी जैसे राज्य के लिए, जहां पर सरकारें रिटर्न नहीं हो रही थी 30 से 35 सालों से। आप वहां पर क्या बताएंगे कि एसआईआर है? एसआईआर से किसे प्रभाव होगा ये बताइए। अरे एसआईआर को लेकर जो सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं, एसआईआर को लेकर जो सबसे ज्यादा प्रभावित अपने आप को बता रहे हैं, वो तो बीजेपी का वोट बैंक ही नहीं है, वो तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। और उनके सहारे समाजवादी पार्टी सत्ता तक पहुंच नहीं सकती है, उनकी सियासी गाड़ी जो साइकिल है बस वो चल सकती है। तो एसआईआर तो कहीं से कतार में नहीं है। दूसरी बात, आप देखो कि तैयारी क्या चल रही है। जात पात की तैयारियां चल रही हैं, पीडीए को मजबूत किया जा रहा है, अखिलेश यादव फिर पीडीए से एक और पीडीए निकाल रहे हैं, ओबीसी को मजबूत करने में लगे हैं, दलित वोटर्स को मजबूत करने में लगे हैं। वो सिर्फ अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब आप विपक्ष में रहते हैं तो विपक्ष में रहते हुए चुनाव जीतने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है कि सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, वो समाजवादी पार्टी गिनवा नहीं पाती है। दूसरी चीज जो चाहिए होती है कि आपने क्या किया। अब समाजवादी पार्टी की सिवाय उत्तर प्रदेश के कहीं दूसरी सरकार नहीं है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए क्या समाजवादी पार्टी ने उन मुद्दों को उठाया जो जनता से जुड़े हुए थे? मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया। एक आपने अल्पसंख्यक वर्ग के तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़े हुए तमाम मुद्दे उठाए, अयोध्या से लेकर कन्नौज तक, कन्नौज से लेकर मुरादाबाद तक उत्तर प्रदेश में से दर्जनों मामले आए जहां पर बेटियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी समाजवादी पार्टी के दल से निकल कर आए। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूं शिवी और अनुपमा, 2017 में योगी आदित्यनाथ की जब एंट्री हुई, जो सबसे बड़ी उनके सामने चुनौती थी वो थी कानून व्यवस्था की चुनौती। सबसे ज्यादा जो वहां पर तकलीफ होती थी, शिवी हमारे साथ मौजूद है, खुद उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आती है। शिवी आप बताओ, क्या 2017 में ऐसी तस्वीर थी कि रात को 12 बजे लखनऊ में कोई लड़की घर से निकलकर बाहर बाजार में घूम आए? योगी आदित्यनाथ कार्यकाल से पहले ऐसा होता था कि दुकान कोई खुलनी है सुनार की और उसे बिना एक्सटॉर्शन मनी दिए, बिना रंगदारी दिए वो अपनी दुकान खोल सके? क्या ऐसा होता था? नहीं होता था। 10 सालों में इन तस्वीर को बदला गया। नहीं आप सर बताइए, मैं आपसे पूछ रहा आपने हूं। हाँ एग्जैक्टली आपने सही बोला। मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे सेक्टर्स तो है। अभी मैं अगर बात करूँ दिल्ली एनसीआर में भी, अगर आप नोएडा
मेरठ इन सारी जगहों की बात करिए तो यहाँ पे पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो पूरे टाइम चलती रहती है। केसेस अपने जगह है, पर यूपी जैसी जगह पे क्राइम इतने कम रेट तक लाना बहुत ही बड़ी चीज है। ठीक है, हमने मायावती के बाद पहली बार ऐसा देखा है कि यूपी के पूरे कार्यकाल में अगर कोई चीफ मिनिस्टर रहा है और उसके कार्यकाल में फिर क्राइम इतना नीचे गया है। पर ये सारे सेक्टर्स अगर किनारे रखे तो एजुकेशन सिस्टम जो यूपी में है उस पे काफी काम किया गया है। पहले जब यूपी बोर्ड के एग्जाम्स होते थे उन सब में बहुत चीटिंग और कमीशन घूसबाजी ऐसी बहुत सी चीजें होती थी। लेकिन अब ये जो पूरा सेक्टर है जिस हिसाब से इसको क्लीन किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस हिसाब से जैसे आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड के अंदर चेकिंग हो रही है, बाकायदा बायोमेट्रिक सिस्टम्स लगे हुए हैं, उस तरीके से यूपी बोर्ड के स्कूलों में इस टाइम पे चेकिंग भी होती है, बायोमेट्रिक सिस्टम्स भी होते हैं और पढ़ाई भी की जाती है। पहले मिड डे मील से लेके हर जगहों पे पैसे चोरी की तरह निकाले जाते थे और यूपी बोर्ड के एग्जाम में कितने लोग अवैध तरीकों से पास किए जाते थे जिन्होंने कभी स्कूलिंग की ही नहीं होगी उस स्कूल से। लेकिन अब ये सब चीजें हैं, इन सब में बहुत काम किया गया है। देखिए, अगर हमारा देश पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। और यूपी में इलिटरेसी रेट कभी भी बहुत अच्छा नहीं, कभी भी बहुत कम नहीं था, हमेशा से ही ज्यादा ही था। लेकिन इस टाइम पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। दूसरा मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी की, मुझे आज भी याद है दिवाली का वो टाइम होता था या होली का, लाइट कभी भी पूरे टाइम नहीं होती थी, पर हम सबको बचपन में लगता था कि जब ईद और मुहर्रम आएगा ना तो पूरे दिन लाइट रहती थी। ये सब हमने छोटी छोटी चीजें अपने बचपन में देखी है समाजवादी पार्टी के दौरान। और मैं ये क्वेश्चन भी करती थी अपनी मम्मी से कि ऐसा क्यों है कि अभी ईद आने वाला है तो लाइट रहेगी, पर तब वो मुझे क्या ही पॉलिटिकल इकोसिस्टम समझाती। लेकिन आज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगहों पे लाइट रहती है। और हमारे उत्तर प्रदेश का तो डिजिटल गैप है, मतलब इंटरनेट सप्लाई और ये सब चीजें, ये भी चीजें बहुत इंक्रीज हुई हैं। तो मुझे यही लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास इस टाइम पे कोई कॉन्क्रीट इशू नहीं है कि वो लेकर आएंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में ये सब चीजें कभी थी ही नहीं जितना अभी इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में आ गए। इतने बड़े पॉपुलर स्टेट को संभालना बहुत मुश्किल है। कोरोना काल में भी हमने नहीं कितनी बखूबी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सब चीजें डील की। और उसकी मैं आपको बताऊं, प्रशंसा सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी तो अपनी जगह है, हार्वर्ड की यूनिवर्सिटीज में अभी भी पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से इस पॉपुलर स्टेट को तुम सही कर सकते हो और फिर कोरोना में इतनी डेथ रोल नहीं हो सकते हैं। तो ये सब बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे देखो, हमने नहीं देखा कि आपने कैसे एग्जैक्टली इसलिए चीजों मैंने की अच्छी से आपसे हुई। पूछा क्योंकि आप तो ग्राउंड पे रहती हैं, तो हम तो कवर करने जाते हैं, आप तो वहां पर रहती हैं, आपने तो वहां पर सब कुछ देखा है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप ज्यादा बेटर बता सकती देखिए, दो तीन चीजें हैं। बीजेपी का जो मुकाबला है ना, मैं मानता नहीं हूं कि वो समाजवादी पार्टी से है या कांग्रेस से है या बसपा से। बीजेपी का अपना मुकाबला अपने आप से है। 2017 से 22 का कार्यकाल और 22 से लेके 27 का कार्यकाल, बीजेपी के लिए कंपटीशन यही कि हमने पिछले 5 साल में क्या बेहतर किया और हमने उत्तर प्रदेश को और कैसे आगे बढ़ाया। कई मुद्दे आप देखियो कि समाजवादी पार्टी को, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए एक बात मैं बहुत फर्मली कहूंगा कि अखिलेश यादव का जो 2012 से 17 का कार्यकाल था, एक सिरे से मैं नहीं कहूंगा कि उसमें कोई विकास नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अखिलेश यादव ने बहुत से काम किए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की वो सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता था? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। आपकी जो सरकार थी वो चंद लोग चला रहे थे। आपकी जो विचारधारा थी वो चंद लोगों की विचारधारा से चल रही थी। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। आपके जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेस थे, जो आपके आध्यात्मिक प्लेस है उत्तर प्रदेश में, उन पर आप ध्यान नहीं देते थे। आप कहा महोत्सव करवाते थे? 300 करोड़ रुपए सैफई में लगाया गया। अब बताइए, आप और मुझ में से या आप में से कोई सैफई क्यों जाएगा? मुलायम सिंह यादव जी की समाधि स्थल पर क्या हम नमन करने तो सैफई नहीं जाएंगे? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा आज उत्तर प्रदेश के सबसे हाईएस्ट वहां पर लोगों के आने वाले टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं। आपके पास इतने रिसोर्सेस थे, यूपी में मौजूद थे, आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उसे इस्तेमाल किया। इसलिए मैं कहता हूं, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, उसके साथ इकोनॉमी पर भी, अर्थव्यवस्था पर भी जिस तरीके से ध्यान दिया गया है, उत्तर प्रदेश से पलायन कम हुआ, उत्तर प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज आई, नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है। मतलब हर तरीके से आप कहेंगे कि एक योगी, नोएडा में एक फिल्म सिटी सन्यासी, तो वो क्या पहले कमी? से ही थी सर। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से आए शिवी, उनके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया। अखिलेश यादव हाँ, को कभी आइडिया नहीं आया कि फिल्म सिटी लाई जा सकती है। अखिलेश यादव को यह आइडिया कभी नहीं आया कि हाँ, अयोध्या पर भी हम अर्निंग कर सकते हैं, काशी पर अर्निंग कर सकते हैं, हम मथुरा से अर्निंग कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया? एक मायावती थी, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में हाथी बनवा दिए। जाओ हाथी देखो, हाथी देख के खुश हो जाओ। ये अपना प्रचार इन्होंने किया, तभी इनकी सरकारों को उत्तर प्रदेश ने विदाई दी ना।
लेकिन काम अच्छा मैं होता आपको तो एक देना पॉइंट क्या था? यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगी। मोहन जी आपने सही बोला है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि फिल्म सिटी पहले से थी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बनी है, ऐसा कुछ पहले से थी। यहाँ पे जी और अलग अलग मीडिया हाउसेस, संस्कार टीवी वगैरह बहुत टाइम से। पर मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूंगी। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम इस टाइम पे हो रही है, जो हमारा ऑपोजिशन है वो कभी भी सही चीजों पे जवाब नहीं दे रहा है। अब देखिए, गंगा की जो हालत है वो सुधर तो रही है, पर साथ ही साथ उसमें अभी भी बहुत नीतियों की जरूरत है। बनारसी में जितना भी इंक्रोचमेंट हो रहा है उसकी वजह से बहुत रोजगार जा रहा है। बहुत से इश्यूज हैं जो इस टाइम पे यूपी में रेज होने चाहिए, पर ऑपोजिशन वो इश्यूज को रेज नहीं कर रही है। क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं ना, तो सब मैथ्स में लग जाते हैं कि कौन सा वोटर बैंक पकड़ ले, कौन सा ये कर ले। ऑपोजिशन मुझे लग रहा है इसी में सक्सीड नहीं कर पा रही है। देखिए, हमारी एक क्यों नहीं तरीके कर से जो रहा है? कहा सरकार है जा उसे सकता बेहतर तो है फिर कि बनना एक ही चाहिए। राजनीति देखने को मिलती है, मतलब जो जनहित के मुद्दे होते एग्जैक्टली हैं, इलेक्शन हाँ। आते आते क्यों उसको नहीं उठाया साइड जा कर रहा है? दिया कि जाता जवाब है तो और कुछ दीजिए। ऐसा मुद्दा ला लिया जाता है जिससे कहीं ना कहीं साफ समझ में आता है कि भाई सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और सिर्फ वोट नहीं हासिल तो करना है, बाकी कुछ नहीं। अनुपमा ये तो और बताइए, जनहित के मुद्दे उठाता क्यों नहीं है विपक्ष? वही चीज मैं बोल रही हूँ कि जनहित के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, ये तो विपक्ष बताए कि आखिर वो क्यों? क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। और नहीं, दूसरी मैं चीज आपसे ये कि पूछ रहा हूँ, जैसे ये आपको क्या डर लग है, रहा है? डर है एक तरीके का। महा अगर डर हम है अंदर से। जी, जैसे महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ को भी लेकर अगर जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मतलब करोड़ों लाखों लोग हर रोज आ रहे थे महाकुंभ में, देखा था। और किस तरीके से जो लोग थे, श्रद्धालु थे, चाहे वो साधु संत हो या आम जनता हो, हर कोई वहां पर पहुंच रहा था। लेकिन वहां पर जो व्यवस्था की गई थी, और हाल ही में जब कुंभ हुआ उस समय भी जो व्यवस्था की गई है उसकी तारीफ हो रही है। तो मतलब इतना बड़ा राज्य जहां पर इतने सारे लोग, करोड़ों लोग एक साथ में आ रहे हैं, उसे बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करना, एक तरीके से प्रशासन भी और उसके लिए सरकार भी अपना काम कर रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में आगे क्या, और यहाँ पर जो समाजवादी नहीं, पार्टी, मैं इस पे कांग्रेस या बता रहा फिर हूँ ये मुद्दे बीजेपी क्यों नहीं उठाते इलेक्शन हैं। के तहत जनहित के चुनाव लड़ती मुद्दे, है। हाँ, जनहित के मुद्दे तब उठाया जाता है जब आपका जनता के साथ कोई सरोकार हो, जब आप जनता की भलाई चाहें, जब आप उत्तर प्रदेश की भलाई चाहें, तब आप इन मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन जब आपका अंतिम और प्रथम ध्येय ये है कि आपको अपने परिवार की विरासत में मिली हुई सियासत को संभालना है, तो आप उसमें कन्फाइंड रहते हैं, आप उसमें बंधे रहते हैं। चाहे फिर वो अखिलेश हो, मायावती हो, कांग्रेस हो, इनकी पहली लड़ाई ये है कि हमें कैसे हमारी सत्ता मिल जाए। इनका उद्देश्य ये नहीं है। अगर जनता के मुद्दे उठाने होते हैं तो अखिलेश यादव के जो समाजवादी पार्टी से जितने रेपिस्ट निकल रहे थे, अखिलेश यादव उनकी कॉलर पकड़ते और कहते कि मैं उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था नहीं बिगड़ने दूंगा, मैं इनको पार्टी से बाहर करूंगा, मैं इसका खंडन करूंगा। जब छंगुर बाबा जैसे जो फर्जी बाबा बन के जो लव जिहाद पर काम कर रहे हैं, जो धर्मांतरण पर काम करते हैं, ये जनता के मुद्दे हैं, इन पर अखिलेश यादव की ऐसी जुबान सिल जाती है। क्यों? क्योंकि उनके सामने अल्पसंख्यक वोट बैंक आ जाता है, उनके सामने तुष्टिकरण की राजनीति आ जाती। अब उत्तर प्रदेश की जनता, जो जनता देश को प्रधानमंत्री देती है, वो इतनी कमजोर नहीं है कि उसे ये दिख नहीं रहा है। 24 में क्या हुआ? 24 में चलाया गया प्रोपोगेंडा आरक्षण विरोधी का। कहा गया कि भाई जो 400 पार का बीजेपी दावा कर रही है, बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, बीजेपी एससी एसटी एक्ट खत्म कर देगी, और इससे उत्तर प्रदेश के गांवों में जो एक हमारा समुदाय होता है, जो टीवी से, न्यूज के, इन दुनिया से दूर रहता है, उनको जाकर दुष्प्रचार किया गया, भ्रमित किया गया। उसमें नतीजे उत्तर प्रदेश में थोड़े से बदले हुए आए। सपा 37 सीटों पर पहुंच गई, लेकिन उसके 1-2 महीने बाद जब उपचुनाव हुए 10 सीटों पर, 10 में से एक सीट सपा क्यों नहीं जीत पाई? प्रोपेगेंडा खत्म हो गया था। वही जनता है जो आपको 37 सीट जिता रही है, वही जनता है जो आपको एक सीट नहीं जिता रही। नहीं, अयोध्या जीती, यहाँ पे मैं एक पॉइंट समाजवादी पार्टी नहीं, शिवी, यहाँ पे एक मैं एक सेकंड। पॉइंट ऐड करना हाँ, चाहूंगी। नहीं, बहुत ग्राउंड पे अगर आप देखोगे तो जब सपा और बीएसपी थे, तो आपको पता है लखनऊ में एक अंबेडकर पार्क है, और एक आपका एक और क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पार्क बना है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। इन लोगों में तो लड़ाई इस चीज की होती थी। जब मायावती आती थी, तब अंबेडकर पार्क की कंस्ट्रक्शन है वो आदितपुर पे पहुंचती थी, तो वहीं रुक जाती थी। अखिलेश यादव उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं करते थे। लेकिन जब फिर बहुजन समाज पार्टी की फिर से लोग आते थे, ऑपोजिशन में अच्छे नंबर से आ गए, तो फिर उसकी कंस्ट्रक्शन आगे जाती थी। तो ये लोग दो पार्क को लेके इतना झगड़ा करते थे। तो इनके अपने कार्यकाल में जिस हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिए हैं, ये काउंटर ही नहीं कर सकते इस टाइम पर।
तो दिक्कत बस यहाँ पे यही है। पर बात ये है कि इस टाइम पे कोई बात ही नहीं कर रहा है इश्यूज क्या है, सबको पता है कि किस हिसाब से चीजें चलेंगी। पर जो मैथमेटिक्स ये सब लोग खेल रहे हैं, इसमें थोड़ा ये मुश्किल आएगा कि चलिए अगर बीजेपी बहुत अच्छे नंबर से जीत भी गई तो इस पर ऑपोजिशन में कौन ऊपर आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के अंदर, कि बहुजन देखिए समाज पार्टी रिटर्न करेगी या समाज क्या। कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, ठीक है। कांग्रेस कांग्रेस का की तो अपनी नहीं ही है। अंतरकलह इतनी जबरदस्त है कि वो चुनाव आने से पहले ही बिखर जाएगी। और मैं तो आपको बता रहा हूँ 27 आने तो दीजिए। अभी ये जो दोनों दो लड़कों की जोड़ी कह रही है, राहुल और अखिलेश, कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, करीब आते आते मैं राहुल गांधी को बहुत करीब से उनको स्टडी करता हूँ। राहुल गांधी अपनी ताकत दिखाते हैं। बिहार में उन्होंने यही कोशिश की, बंगाल में वो यही कोशिश कर रहे हैं, ममता के सामने उनका चल नहीं पा रहा है। यूपी में भी वो यही कोशिश करेंगे, वो अखिलेश को ओवर शेडो करने की कोशिश करेंगे। राहुल अपनी पार्टी में ये करते हैं। अरे वो प्रियंका गांधी को ओवर शेडो करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका को उन्होंने तभी तो उत्तर प्रदेश से वायनाड भेज दिया। जो राजनेता, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, 10 से 15 सालों से 22 सालों से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही थी, वहीं की वो प्रभारी बनी, वहीं पर उन्होंने एक चुनाव लीड भी किया, हार मिली जीत मिली, मुझे उससे लेना देना नहीं है। 98 में जब सोनिया गांधी पहुंची, अमेठी में जब चुनाव हो रहा था, 2004 में जब राहुल के लिए चुनाव हो रहा था अमेठी रायबरेली में, प्रियंका वहां मौजूद थी। जिसकी पूरी राजनीतिक जमीन उत्तर प्रदेश है, आप उसको कहां से चुनाव लड़वा रहे हैं? वायनाड से। क्यों? और तब जब कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें उत्तर प्रदेश में मिल चुकी हैं, ये कांग्रेस का विजन है, ये कांग्रेस की तैयारी है, ये कांग्रेस की 2027 को लेकर बीजेपी को चुनौती होगी। उनकी तो अपनी लड़ाई चल रही है, वो तो अपनी सत्ता लड़ रहे हैं कि कौन कांग्रेस में हावी हो सकता है, कौन कांग्रेस पर दबदबा बनाया जा सकता है। तो वो तो अपनी लड़ाई मुझे लड़ते लगता रह है कि जाएंगे, इसके पीछे 27 का आ ये भी जाएगा। कारण है, क्योंकि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा खुद प्रियंका गांधी ने दिया था, और पूरा जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था वो लीड किया था प्रियंका गांधी ने। स्थिति क्या हुई, 2 सीटों पर आकर सिमट गई थी कांग्रेस पार्टी। तो मतलब साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर तैयारियां करनी पड़ेगी। सिर्फ पॉलिटिक्स के जो मुद्दे होते हैं, यानी कि जो एक तरीके से जिस पर राजनीति की जाती है, सिर्फ वही मुद्दे नहीं चलेंगे। धरातल पर जो जमीनी स्तर पर जो जन समस्याएं हैं उन्हें भी उठाना पड़ेगा, जिसके तहत 2027 का इलेक्शन, जिसके तहत जो जनता है वो डिसाइड करेगी कि किसे जिताना है या किसे हराना है। लेकिन फिलहाल इंतजार किया जाएगा और देखना होगा कि 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना दिलचस्प होता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ